जब स्पोरोजोइट ह्यूमन की बॉडी में जाते हैं तो वो सबसे पहले जाते हैं लीवर में, और लीवर में जाकर के वो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जब स्पोरोजोइट ह्यूमन की बॉडी में जाते हैं तो वो सबसे पहले जाते हैं लीवर में, और लीवर में जाकर के वो, इसीलिए हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप एनसीईआरटी के एक एक डेटा को और एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ें, समझें। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन एड्स। इसमें आप देखते हैं कि ये मार्सुपियल रेडिएशन का डायग्राम है, जिसमें कंगारू आपको दिख रहा है, कंगारू के साथ आपको कोआला भी दिख रहा है। डियर स्टूडेंट्स, T20 सीरीज के इस एपिसोड में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के साथ साथ इवोल्यूशन। इन टॉपिक्स का 20 क्वेश्चंस के थ्रू आज हम फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो है मलेरिया से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट एग्जाम में। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम जब इन्फेक्शन करता है तो क्या इवेंट्स होते हैं। अब ये इवेंट्स आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के एक पेज पर। वो पेज मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ये देखिए एनसीईआरटी में ये पूरा पेज है जिसमें पूरे इवेंट्स आपको दिख रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि करके सबसे पहले होता है मॉस्किटो बाइट। ये हमारा फर्स्ट इवेंट हुआ। मॉस्किटो बाइट जब करता है तो स्पोरोजोइड्स को वो ह्यूमन की बॉडी में रिलीज करता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इवेंट। जब स्पोरोजोइट ह्यूमन की बॉडी में जाते हैं तो वो सबसे पहले जाते हैं लीवर में, और लीवर में जाकर के वो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा लीवर में। और लीवर के बाद ये शिफ्ट हो जाते हैं आरबीसी में, और आरबीसी में से फिर निकलता है हीमोजोइन। तो यहाँ पर ये जो आरबीसी हैं, इन आरबीसी में से हीमोजोइन का रिलीज होना, ये हो गया फोर्थ नंबर का पॉइंट। फिर आरबीसी के अंदर डेवलप होते हैं गैमेटोसाइट, जो कि दो टाइप के होते हैं, मेल गैमेटोसाइट, फीमेल गैमेटोसाइट, दोनों आरबीसी के अंदर डेवलप होते हैं। तो ये यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स का। तो ये हो गए गैमेटोसाइट्स। उसके बाद में जब मेल और फीमेल गैमेटोसाइट मॉस्किटो की बॉडी में पहुंचते हैं तो वहां पर इन मेल और फीमेल गैमेटोसाइट से स्पर्म और ओवम डेवलप होते हैं, और फाइनली मॉस्किटो की बॉडी में होता है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर ये गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ। गैमेटोसाइट फॉर्मेशन होने के बाद में फाइनली ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ। अब इन सारे इवेंट्स को अगर हम सम अप करके देखें तो आइए हम दोबारा क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे इवेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सारे इवेंट्स का जो करेक्ट सीक्वेंस दिखता है वो दिखता है यहाँ पर, आंसर नंबर होगा इसका 3। पहले डी होगा, फिर ई होगा, फिर एफ होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा। ये इसका आंसर 3 हो गया। आंसर 3 एनसीईआरटी के पेज नंबर 132 पर होगा, और यही क्वेश्चन आपको हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉमन इन द पेशेंट्स ऑफ कॉमन कोल्ड एंड न्यूमोनिया। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको 2 डिजीज़ दी गई हैं। एक है कॉमन कोल्ड, ये देखिए, एक तो है कॉमन कोल्ड और दूसरा है न्यूमोनिया। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों डिजीज़ में क्या चीज़ कॉमन होती है। तो जब आप इसको एनसीईआरटी में ध्यान से पढ़ेंगे, जब आप इन दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों ही डिजीज़ में हेडेक होता है, दोनों ही डिजीज़ में कफिंग भी होती है। तीसरे वाले की बात करें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन कोल्ड जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, जबकि न्यूमोनिया जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ये पॉइंट कॉमन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, फ्लूइड फील्ड एल्वियोलाई। फ्लूइड फील्ड एल्वियोलाई केवल न्यूमोनिया के केस में होते हैं। आपको याद होगा कि कॉमन कोल्ड जो है वो लंग्स की डिजीज़ नहीं है, कॉमन कोल्ड केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ है, यानी ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर कॉमन नहीं होगा। लेकिन अगर अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया दोनों ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू फैलते हैं, यानी ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर कॉमन है। अब बच्चों ध्यान से समझिए कि आप लोग गलती कहाँ करते हैं। यहाँ पर आपने काउंट किया 1 2 3, ये 3 पॉइंट जो हैं ये कॉमन है। अब आपके दिमाग में 3 चल रहा है, तो आपके दिमाग में 3 चल रहा है तो कहीं आप इसका आंसर 3 मत टिक कर देना। अगर आपने इसका आंसर 3 टिक कर दिया तो 3 वाले ऑप्शन में तो 1 लिखा हुआ है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमें उस ऑप्शन को टिक करना है जिसमें 3 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स कितने कॉमन आ रहे हैं, 3, 1 2 3। तो 3 कहाँ पर लिखा हुआ है? 3 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस तरह की गलतियां करने से बचें। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 131 पर मिलेगा। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यही क्वेश्चन हमारा हिंदी में भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, नेचुरल इन्फेक्शंस इंड्यूस विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी।
इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर किसी पर्सन को नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी बॉडी को किस तरह की इम्यूनिटी मिलेगी। अब बच्चों आप जानते हैं कि जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आते हैं, और जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आते हैं तो उनके साथ एंटीजन भी आता है, और जब बॉडी में एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवली एंटीबॉडी बनाता है। इसे ही कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। यानी जब भी नेचुरल इन्फेक्शन होगा तो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो हम देखें पैसिव इम्यूनिटी ये नहीं हो सकता, यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी ऑप्शन है, लेकिन एक्टिव के आगे क्या लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल, इसलिए आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी ये आंसर नहीं हो सकता। अगेन पैसिव इम्यूनिटी नहीं हो सकता, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ एक्टिव इम्यूनिटी। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, 4 होगा। यही क्वेश्चन हिंदी में भी अवेलेबल है, इसका आंसर होगा 4। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन। पिछले कई सालों में कॉलम मैचिंग के कई क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आते रहे हैं, इसीलिए हमने इस वैरायटी को यहाँ पर इंक्लूड किया है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल बैरियर। जब आपको बैरियर्स पढ़ाए जाते हैं, जब इम्यूनिटी के दौरान आपको बैरियर्स पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, और हमें इनको एक एक करके मैच करना है। फिजिकल बैरियर जो होता है वो होता है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी ए वाले की मैचिंग हो जाएगी स्किन से। सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं टीयर्स। सेलुलर बैरियर में वो सेल्स इंक्लूड होती हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, यानी सेलुलर बैरियर में आ जाएगा ये नेचुरल किलर सेल्स, और साइटोकाइन बैरियर में आएंगे इंटरफेरोन्स। तो यानी अब हम आंसर देखें तो ए वाले के साथ किसकी मैचिंग हो गई, 4 की, यानी ए वाले के साथ 4 की मैचिंग होगी। उसके बाद बी वाले के साथ फिजियोलॉजिकल बैरियर में टीयर्स यानी 3rd, और सी के साथ 2nd, डी के साथ यानी 1st, यानी इसका आंसर बन जाएगा 3rd। आंसर हो जाएगा 3rd। अब सेम क्वेश्चन अगर हम देखते हैं हिंदी में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है। नीट में पिछले कुछ सालों में इस तरह के वैरायटी के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए हमने इस वैरायटी को यहाँ पर इंक्लूड किया है। असर्शन कहता है मोर एंड मोर चिल्ड्रंस इन मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जी एंड अस्थमा। रीज़न क्या है, मेट्रो सिटी चिल्ड्रन लिव इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इन देयर अर्ली लाइफ। सबसे पहले अगर हम असर्शन की बात करें तो जो मेट्रो सिटीज़ के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जी और अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? यस, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी अर्ली लाइफ के दौरान जब उनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम पर इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, इम्यून सिस्टम एक्सपोज नहीं हो पाता अलग अलग टाइप के एनवायरमेंटल एजेंट्स के साथ, इसलिए वो इम्यून सिस्टम फिर एग्जेग्रीगेटेड हाइपर सेंसिटिविटी वाली रिएक्शन देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है। रीज़न क्यों करेक्ट है? क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को हाइपर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं असर्शन एंड रीज़न दे आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा 2nd। क्यों? क्योंकि असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो असर्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर 2 हो गया। यही क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट अगेन एक कॉलम मैचिंग है जिसमें एक तरफ डिजीज़ का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि ये जो डिजीज़ है उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी उसके फैलने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमीबियासिस। अमीबियासिस जो है वो गंदा खाना खाने से और गंदा पानी यूज़ करने से, यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का यूज़ करने से होता है। यानी अमीबियासिस डिजीज़ जो है वो फूड एंड वाटर बॉर्न है। एलिफेंटियासिस, जिसे हम फाइलेरियासिस भी कहते हैं, ये मॉस्किटो बाइट से होता है और मॉस्किटो एक तरह से वेक्टर है। तो एलिफेंटियासिस जो है ये हो गया वेक्टर बॉर्न डिजीज़। रिंग वॉर्म जो है इसे कहते हैं दाद, ये एक फंगल डिजीज़ है और फंगस कहाँ से एक्वायर करता है? ह्यूमन सॉइल से। तो यानी रिंग वॉर्म के आ जाएगा एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल। एंड न्यूमोनिया इज एन एयर बॉर्न डिजीज़। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि न्यूमोनिया जो है, न्यूमोनिया होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, और ड्रॉपलेट्स कहाँ पर होते हैं? एयर में। तो अब हम इसका अगर आंसर देखें तो ए की मैचिंग हो जाएगी 2nd, यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद एलिफेंटियासिस की हो जाएगी ये 1st, तो यानी 1st हो गया, सी के साथ 4 हो गया, डी के साथ 3rd हो गया। इसका आंसर होगा 3।
आंसर 3 है, ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 131, 132 और 133 पर। ये क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या कहता है? कॉन्टैक्ट ऑफ सेल्स विद अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जब एक सेल का दूसरी सेल के साथ कांटेक्ट होता है तो वो दोनों अपने एबनॉर्मल सेल डिवीजन को इनहिबिट करती हैं, वो दोनों एक दूसरे के एबनॉर्मल सेल डिवीजन को इनहिबिट करती हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी कंसेप्ट को कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। जो नॉर्मल हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं और कांटेक्ट में रहने की वजह से वो एबनॉर्मल सेल डिवीजन को इनहिबिट करती हैं, इसलिए हमारी बॉडी कैंसर से बची रहती है। यानी ये जो कांटेक्ट इनहिबिशन है ये एक नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है। अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं, कैंसर सेल्स शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ये गलत हो गया, क्योंकि कैंसर सेल्स में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। कैंसर सेल्स में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 जो है वो सही हो गया। तो आंसर हम देखते हैं, तो आंसर इसका स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ये चला जाएगा, यानी इसका आंसर होगा सेकंड। यह आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 141 पर मिल जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रग एंड एडिक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर ये कुछ डायग्राम आपको दिए हुए हैं। इस डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया है ए से, इसको बी से और इसको सी से। डायग्राम देखते हैं बच्चों, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये पहला वाला डायग्राम जो है ये है ओपियम पॉपी का डायग्राम, दूसरा है लीफ ऑफ कैनाबिस सटाइवा और तीसरा है ये धतूरा। इन तीनों से रिलेटेड बातें आपको याद आनी चाहिए। अब हम एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम ए के बारे में देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड विद स्मैक। अब आपको ये याद होना चाहिए स्मैक क्या होता है। स्मैक कहते हैं हेरोइन को, और हेरोइन कैसे बनती है? मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से। एनसीईआरटी में जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको ये लाइन क्लियरली मेंशन्ड है, और यहाँ कोटा क्लासरूम में जब आपको हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है तब ये बातें अक्सर आपको बताई जाती हैं कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है। तो इस प्लांट से पहले मॉर्फिन मिलता है और मॉर्फिन का होता है एसिटाइलेशन, तब मिलता है हेरोइन, और हेरोइन को ही हम क्या कहते हैं? स्मैक। यानी ये बात तो सही हो गई कि ये पहला प्लांट स्मैक से रिलेटेड है। सेकंड बी वाले की अगर बात करें तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो बी के जो रिसेप्टर हैं क्या वो जीआईटी में होते हैं? नहीं। बी जो है वो कैनाबिस सटाइवा है, और कैनाबिस सटाइवा के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो फिर जीआईटी में किसके रिसेप्टर्स होते हैं? जीआईटी में रिसेप्टर्स होते हैं किसके? ओपियम पॉपी प्लांट, यानी हेरोइन के, मॉर्फिन के। तो यहाँ पर ये बी वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। और सी की बात करें, रिलेटेड विद क्रैक। क्रैक का मतलब होता है कोकेन। तो सी वाला प्लांट क्या कोकेन को रिप्रेजेंट करता है? नहीं करता, यानी ये वाला सी वाला भी गलत हो गया। यानी ये फर्स्ट वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। थर्ड वाले ऑप्शन पर देखते हैं। ए रिलेटेड विद स्मैक, ये सही है। बी सोर्स ऑफ चरस एंड गांजा। तो बी जो है वो कैनाबिस है, और कैनाबिस से ही हमें चरस, हशीश, गांजा ये सब मिलते हैं, यानी ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और धतूरा जो है वो है हेल्यूसिनोजेनिक, ये आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है, यानी सी वाला जो है वो हेल्यूसिनोजेनिक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर बनता है 3, क्योंकि तीनों पॉइंट इसमें करेक्ट हैं। अगेन हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 3 हो गया। एनसीईआरटी का पेज नंबर 142, 143 पर ये आपको मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन हिंदी में भी है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, किसके लिए? विड्रॉल सिंड्रोम के लिए। अब विड्रॉल सिंड्रोम, यहाँ कोटा क्लासरूम में जब आपको एडिक्शन एंड डिपेंडेंस वाला टॉपिक पढ़ाया जाता है तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है। मान लीजिए बच्चों, कोई पर्सन है वो एडिक्ट हो चुका है किसी ड्रग का, और हमने उसकी ड्रग की जो रेगुलर डोज है उसको हमने सडनली रोक दिया, तो उस पर्सन में जो भी सिम्टम्स हमें दिखेंगे उन्हें हम कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। अब देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा वाला इनकरेक्ट है। इट मैनिफेस्ट इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। बिल्कुल सही बात है। आपने अचानक से ड्रग को या अल्कोहल को डिसकंटिन्यू करवा दिया तो उसके अंदर ये विड्रॉल सिंड्रोम दिखेगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमसे तो क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है।
सेकेंड, इट मे बी रिलीव्ड व्हेन यूज ऑफ ड्रग एल्कोहल इज रिज्यूम्ड अगेन, ये भी बिल्कुल सही है। किसी भी पर्सन को अगर आप रेगुलर डोज आपने उसको दे दी तो उसके जो विड्रॉल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स है वो रिलीव हो जाते हैं। दिस इज करेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग, ये सारे के सारे जो करेक्टर हैं ये विड्रॉल सिंड्रोम में दिखाई देंगे। अगला स्टेटमेंट है विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सीवियर, यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, बट नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, तो ये पॉइंट अपना क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि विड्रॉल सिंड्रोम जो होता है, विड्रॉल सिंड्रोम की वजह से जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर नोट लगा हुआ है, अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि बट लाइफ थ्रेटनिंग तो ये भी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ एक छोटा सा हमने हेरफेर कर दिया, यहाँ नोट लगा दिया, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, यानी आंसर होगा 4। आंसर 4 हो गया। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस वाले टॉपिक में ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में पेज नंबर 145 पर। अगला क्वेश्चन हिंदी में है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफेक्टर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो इफेक्टर सेल्स हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस की जाती हैं। अब आपको ये याद होना चाहिए कि इफेक्टर सेल्स क्या होती हैं। तो बच्चों आपने जब एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा कि जब लिम्फोसाइट और एंटीजन का इंटरेक्शन होता है वो होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जब कोई लिम्फोसाइट और जो एंटीजन है वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो जो लिम्फोसाइट होती है वो इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब इफेक्टर सेल प्रोड्यूस होने की साइट कौन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि इनमें से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है। तो बच्चों आप इजीली देख सकते हैं कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन है, एक तो स्प्लीन है और एक टॉन्सिल्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। आंसर इसका 4 हो गया। एनसीईआरटी में पेज नंबर 138 पर ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन एड्स का क्वेश्चन है, एक डेटाबेस्ड क्वेश्चन है। इसमें नीट में पिछले कुछ सालों में बहुत सारे क्वेश्चन डेटाबेस आए हैं, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। बड़ा सिंपल सा एक डेटाबेस क्वेश्चन है, अगर आपको डेटा याद है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर दोगे, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप एनसीईआरटी के एक एक डेटा को और एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ें, समझें। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, एड्स फर्स्ट रिपोर्ट कब किया गया, 1981 में किया गया था। और एंड इन द लास्ट 25 years और सो इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन बी पर्सन्स। ये बी क्या है, यानी कितने पर्सन्स को ये मार चुका है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का डेटा आपको याद रखना है 25 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर बनता है फर्स्ट। 1986 में नहीं होगा, 2.5 बिलियन नहीं होगा, वो सब कुछ नहीं होगा, जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। यही सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल जाएगा। आंसर इसका 1 हो जाएगा, एनसीईआरटी के पेज नंबर 138 पर मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ से बच्चों आपके इवोल्यूशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पहला स्टेटमेंट है ऑल इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन इवोल्व एट द सेम रेट। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं। जैसा कि आपको कोटा क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाया गया है कि पॉपुलेशन में जो मेंबर्स होते हैं उनमें वेरिएशंस होते हैं, कुछ में यूज़फुल वेरिएशन होते हैं, कुछ में हार्मफुल वेरिएशंस होते हैं। तो जिसमें यूज़फुल वेरिएशन है और उन्हीं पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स में हार्मफुल वेरिएशंस भी हैं, तो दोनों का इवोल्यूशन सेम रेट पर नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिविजुअल्स विद फेवरेबल ट्रेट्स आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। किसी पॉपुलेशन में ऐसे मेंबर्स जिनके पास कुछ फेवरेबल वेरिएशंस हैं वो अपने आप को नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाएंगे इजीली, और वो सर्वाइव कर पाएंगे, और जो सर्वाइव कर पाएंगे तो वही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। यानी सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, वो सही है। तो सिंपल सी बात करें, पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि सारे मेंबर्स या सारे इंडिविजुअल्स का जो इवोल्यूशन है वो सेम रेट पर नहीं होता। सेकेंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि जिनमें फेवरेबल ट्रेट्स होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, और जो सर्वाइव कर पाएंगे वही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अगर हम इसके ऑप्शंस में देखें तो जो सही ऑप्शन हमें लग रहा है वो है सेकेंड, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल जाएगा, आंसर इसका सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स जेनेटिक ड्रिफ्ट। बच्चों जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
अब हम इसको समझते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज होना, लेकिन इसमें दो शर्तें हैं। पहला, ये इवेंट एक बाई चांस इवेंट होता है जो किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से आ सकता है, और ये जो होता है ये छोटी पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन पर ज़्यादा अच्छे तरीके से एविडेंट होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये दो ही बातें ध्यान रखनी है, छोटी पॉपुलेशन और रैंडम इवेंट। अब हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ए चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। नहीं, गलत है। नेचुरल सिलेक्शन में केवल उनका सिलेक्शन होता है जिनके पास फेवरेबल ट्रेट्स होते हैं, जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये कोई ज़रूरी नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक रैंडम इवेंट है जिसमें फेवरेबल वेरिएशन वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है और हार्मफुल वेरिएशन वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है, वो बाई चांस इवेंट है इसलिए, यानी पहला तो नहीं होगा। दूसरे की बात करें, ए रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन। हमारी दोनों शर्तें कंप्लीट हो गई, स्मॉल पॉपुलेशन भी हो गया और रैंडम चेंज भी हो गया, यानी हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया यहाँ पर। दूसरा, द माइग्रेशन ऑफ द अलील्स बिटवीन पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस के बीच में अलील्स का माइग्रेशन होना। अब ये छोटी पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन किसी में भी हो सकता है, इसलिए ये बेस्ट आंसर नहीं होगा। और फोर्थ वाला है द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू अलील थ्रू द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो है वो न्यू अलील बनाने का तरीका है, न्यू अलील बनाने का तरीका होता है म्यूटेशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया, यानी बेस्ट आंसर क्या रहेगा इसका, सेकंड। रैंडम चेंज होता है अलील फ्रीक्वेंसी में और वो भी छोटी पॉपुलेशन में। ये सेम क्वेश्चन हिंदी में है, आंसर 2 होगा। एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर 121 पर ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओपेरिन एंड हेल्डेन प्रपोज्ड दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम। यानी यहाँ पर आपको ओपेरिन एंड हेल्डेन ने क्या चीज़ प्रपोज किया था वो आपको याद होना चाहिए। ओपेरिन एंड हेल्डेन ने दिया था थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइफ का जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था वेरियस टाइप के केमिकल्स, और केमिकल्स जो हैं वो लिविंग नहीं हो सकते, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो ये कहते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एनसीईआरटी जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, इनसे ही फर्स्ट लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ होगा, ऐसा ओपेरिन एंड हेल्डेन कहते हैं। तो हमारा बेस्ट आंसर हमें मिल चुका है। बाकी किल्ड यीस्ट नहीं हो सकता, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर ये भी नहीं हो सकता। इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड, आंसर सेकेंड है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 111 पर ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगेन ये कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है जिसमें आपको डेटा याद होने चाहिए। एज ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का एज कितना है, यूनिवर्स का एज है 20 बिलियन ईयर्स। एज ऑफ द अर्थ, अर्थ का एज कितना है, अर्थ का एज है 4.5 बिलियन ईयर्स। लेकिन इस अर्थ पर लाइफ कब आया, लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ कब आया, 4 बिलियन ईयर्स। एंड फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ ये हुआ 2000 मिलियन ईयर्स एगो। तो अगर हम यहाँ पर मैच करेंगे तो ए की जो मैचिंग हो रही है वो तो हो रही है सेकंड से, सेकंड। बी की जो मैचिंग हो रही है वो हो रही है 4 से, यानी हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, आंसर थर्ड होगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 111 पर ये आपको मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। Wings of butterfly and wings of the birds are example of convergent evolution. रीजन क्या है, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अभी हम देखते हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं वो उसके एक्सोस्केलेटन से ओरिजिनेट होते हैं। और आपको याद होगा कि बटरफ्लाई एक ऑर्थोपोडा है और ऑर्थोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन से बनता है, यानी ये एक्सोस्केलेटन से बना हुआ है। जबकि बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं ये फोरलिम्ब से बने हुए हैं, और फोरलिम्ब में होती है बोन्स, और बोन्स होता है एंडोस्केलेटन, यानी ये एक्सोस्केलेटन से बना है और ये एंडोस्केलेटन से बना है, लेकिन दोनों ही सेम काम करने के लिए अडेप्ट हो गए। दोनों का काम क्या हो गया, फ्लाइंग, दोनों का काम क्या हो गया, फ्लाइंग हो गया। तो जब दो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं लेकिन वो सेम काम करने के लिए अडेप्ट हो जाएं तो इसे ही हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे।
और इस तरह से जो ऑर्गन बनेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, एनालोगस ऑर्गन्स कहेंगे। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वाली बात सही हो गई, यानी विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ द बर्ड्स ये दोनों एनालोगस ऑर्गन भी हो गए। तो एनालोगस ऑर्गन जो हैं दैट दे आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी ये रीजन भी इसमें करेक्ट हो गया। तो यानी यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा फर्स्ट। आंसर फर्स्ट होगा, एनसीईआरटी के पेज नंबर 115 पर ही आपको मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन हिंदी में है, आंसर 1 होगा। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो है साइंटिस्ट के नेम और उनके रिलेटेड वर्क से। हमें साइंटिस्ट के नेम गिवन है और हमें उनको उनके जो वर्क उन्होंने किया था उससे हमें मैच करना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर बच्चों आप सब जानते हो कि इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये बताया कि जो लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही हुआ है। यानी लुईस पास्चर की जो मैचिंग है वो हम करवा देंगे, लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अगले जो साइंटिस्ट हैं वो है ओपेरिन एंड हेल्डेन। बच्चों ये सब जानते हैं कि ओपेरिन एंड हेल्डेन ने दिया था थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो ओपेरिन एंड हेल्डेन का जो मैचिंग है वो हो जाएगा केमिकल इवोल्यूशन से। नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन पर वर्क किया था, तो इसका जो मैचिंग है थॉमस माल्थस का मैचिंग हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने बताया था कि सिंगल स्टेप में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, उसे हम सॉल्टेशन कहते हैं। ह्यूगो डी व्रीज की मैचिंग हो जाएगी सॉल्टेशन से। अब हम यहाँ पर आंसर अगर देखें तो जो ए है उसकी मैचिंग हो रही है सेकंड के साथ, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है। लेकिन बी जो है ओपेरिन एंड हेल्डेन उसकी मैचिंग हो रही है फर्स्ट के साथ, सी की हो जाएगी फोर्थ के साथ और डी की हो जाएगी थर्ड के साथ। आंसर इसका 1 हो जाएगा। आंसर 1 है, एनसीईआरटी पेज नंबर 111 एंड 119 पर ही आपको मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन हिंदी में भी अवेलेबल है, आंसर वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। इन सर्टेन पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 जीनोटाइप। इसमें आपको 3 जीनोटाइप वाले मेंबर्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है परसेंटेज में। कैपिटल है आप सभी जानते हैं बच्चों कि ये होता है होमोजाइगस। दूसरा जो जीनोटाइप है वो है हेट्रोजाइगस, कैपिटल है स्मॉल ए। और लास्ट वाला जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। और कैपिटल है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 100 मेंबर्स की एक पॉपुलेशन है जिसमें 36 मेंबर जो हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट वाले हैं और 50 मेंबर जो हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव वाले हैं और 14 जो मेंबर हैं वो हेट्रोजाइगस हैं। फाइनली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील, यानी आपको कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब बच्चों बहुत ही सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पहले टोटल अलील निकालने हैं और उसके बाद जो पर्टिकुलर एलील की फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है आप उसको उससे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए टोटल अलील निकाले, टोटल अलील इन 100 मेंबर्स। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि टोटल 100 मेंबर्स हैं। अब एक पर्सन के अंदर 2 अलील होते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। तो 100 के अंदर टोटल अलील कितने हो जाएंगे, 200। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, टोटल कैपिटल ए इन 36 मेंबर्स। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, होमोजाइगस डोमिनेंट वाले जो 36 मेंबर हैं, एक मेंबर में 2 कैपिटल ए हैं, तो 36 मेंबर्स में 36 × 2 72 कैपिटल ए होंगे। टोटल ए इन 14 मेंबर। अब आप यहाँ देखिए ये जो है हेट्रोजाइगस, इस एक हेट्रोजाइगस मेंबर के अंदर एक तो कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 14 मेंबर हैं उनमें 14 ही क्या होगा, 14 मेंबर हैं तो 14 ही कैपिटल ए होगा और इन्हीं 14 मेंबर्स के अंदर 14 ही स्मॉल ए हो जाएगा। उसके बाद बात आती है होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव मेंबर, एक मेंबर में 2 स्मॉल है, इसका मतलब 50 मेंबर में 50 × 2 यानी 100 स्मॉल ए हो जाएगा। बच्चों अब हमारा काम बड़ा आसान हो गया। अगर हमसे कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए क्या है तो टोटल कितने हैं अलील, 200, लेकिन कैपिटल ए कितना है 72, तो यहाँ से आ गया,
ये 72 आ गया, और 14 यहाँ से आ गया, ये 14 यहाँ से आ गया। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे और उसके बाद इसको अपॉन करेंगे 200 से, तो ये हो जाएगा 43%। इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए हम निकालें तो 100 यहाँ से आ गया, ये 100 स्मॉल ए हैं, और 14 यहाँ से आ गया, ये 14 स्मॉल ए हैं। दोनों को जोड़ करके अपॉन 200 करेंगे तो 57% आ जाएगा। इस तरह से इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3। आंसर इसका 3 होगा। और इस तरह का जो आपको एक इक्वेशन है वो मिलेगा एनसीईआरटी में पेज नंबर 121 पर। सेम क्वेश्चन हिंदी में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। कंगारू डज नॉट शो अडेप्टिव रेडिएशन विद। ध्यान से देखिए, हमें बताना है कि कंगारू डज नॉट शो, कंगारू किसके साथ अडेप्टिव रेडिएशन शो नहीं करता है। अब बच्चों, आपने अगर एनसीईआरटी ध्यान से देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि मार्सुपियल मैमल्स का एक अच्छा सा डायग्राम वहाँ पर बनाया हुआ है, और हमने आपकी सुविधा के लिए उस डायग्राम को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ये देखिए, इसमें आप देखते हैं कि ये मार्सुपियल रेडिएशन का डायग्राम है, जिसमें कंगारू आपको दिख रहा है, कंगारू के साथ आपको कोआला भी दिख रहा है, कोआला के साथ आपको वॉम्बट भी दिख रहा है। ये तीनों आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं तो कंगारू डज नॉट शो अडेप्टिव रेडिएशन विद, कोआला तो था, वॉम्बेट भी डायग्राम में है, शुगर ग्लाइडर भी है, कौन नहीं है? लीमर। क्योंकि लीमर क्या है? लीमर इज ए प्लेसेंटल मैमल, लीमर इज ए प्लेसेंटल मैमल। तो ये कंगारू के साथ अडेप्टिव रेडिएशन शो नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा इसका लीमर। तो बच्चों, अब ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के बारे में। ये देखिए, ये इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के बारे में आपसे पूछा गया है। बच्चों, कोटा क्लासरूम में जब इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ाया जाता है तब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। 2 टाइम पीरियड की बात यहाँ पर की गई है, एक तो 1920 की बात की गई है और एक 1850 की बात की गई है। 1850 में पॉल्यूशन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। लेकिन 1920 में पॉल्यूशन होने लगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आने लगी। अब देखिए, जब जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तब तब लाइकेन की ग्रोथ कम हो जाती है, और लाइकेन होता है वाइट कलर का। तो जब 1850 था, जब पॉल्यूशन नहीं था, तो पेड़ के जो तने थे उन पर लाइकेन की ग्रोथ होती थी, और लाइकेन वाइट कलर का था। अब वहाँ पर उस एरिया में 2 कलर के मोथ थे, एक था वाइट और एक था ब्लैक। ब्लैक वाले को हम कहते हैं मिलेनाइज्ड मोथ। तो जब लाइकेन जो कि वाइट कलर की है, जब उसके ऊपर वाइट कलर का मोथ बैठेगा तो वहाँ पर होगा कैमोफ्लेज, और कैमोफ्लेज की वजह से जो बर्ड्स हैं वो वाइट कलर के मोथ को आसानी से नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब 1920 हुआ, जब इंडस्ट्रीज़ आने लगी, पॉल्यूशन होने लगा, तो पॉल्यूशन की वजह से लाइकेन की ग्रोथ रुक गई, और जब लाइकेन की ग्रोथ रुक गई तो पेड़ के जो तने थे उनका डार्क कलर एक्सपोज हो गया। अब उस डार्क कलर का जो पेड़ का तना था उसके ऊपर जब डार्क कलर का मोथ बैठा था तो उसका भी वहाँ पर कैमोफ्लेज हो गया। तो उस टाइम पर जब 1920 था, उस टाइम पर ब्लैक वाले यानी मिलेनाइज्ड मोथ की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर स्टेटमेंट देखना है। इन 1920 देयर वर मोर वाइट विंग्ड मोथ। 1920 में क्या वाइट कलर के मोथ ज़्यादा हो सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 1920 में पेड़ के जो तने थे वो डार्क कलर के थे, और डार्क कलर के पेड़ के तने पर अगर कोई वाइट कलर का मोथ बैठेगा तो वो आसानी से विजिबल हो जाएगा बर्ड्स के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। 1850 देयर वर मोर मिलेनाइज्ड मोथ। 1850 में पॉल्यूशन नहीं था। पॉल्यूशन नहीं था तो वहाँ पर लाइकेन की ग्रोथ होती थी, और लाइकेन वाइट कलर का था, और उस वाइट कलर के ऊपर अगर मिलेनाइज्ड मोथ बैठेगा तो अगेन बर्ड्स उसको इजीली देख पाएंगे और उसको शिकार बना लेंगे। यानी सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। स्टेटमेंट थर्ड जो है ये बिल्कुल सही है कि जब 1920 था तो देयर वर मोर मिलेनाइज्ड मोथ। मिलेनाइज्ड मोथ का नंबर बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि डार्क कलर के पेड़ के जो तने थे उनके ऊपर जब डार्क कलर का यानी मिलेनाइज्ड मोथ बैठेगा तो उसको बर्ड्स आसानी से देख नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आंसर 3 है, और ये आपको पेज नंबर 115 और 116 पर मिलेगा, और सेम क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में भी अवेलेबल है। तो उम्मीद है बच्चों T20 सीरीज़ के इस एपिसोड में
जिन 20 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सीखा है, समझा है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से आपके नीट एग्ज़ाम में आपका जो स्कोर है वो बढ़ेगा और आने वाले टाइम में आपको दूसरे टॉपिक्स की ये T20 सीरीज़ मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट।